तो भाइयों आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फाइनली हानले और नानगुनवान का रियूनियन होता है और वे दोनों फाइट करते हैं नानगुनवान के सीनियर मार्शल सिस्टर से, जो कि एक मिड नेशनल सोल स्टेज की कल्टीवेटर होती है। और काफी इंटेंस फाइट होने के बाद वे उसे ट्रैप करने में कामयाब हो जाते हैं। तब हमारी फौज गर्ल उसे किल करने जा रही होती है, लेकिन तभी नानगुनवान उसे रोक देती है और कहती है कि उसे इंजर्ड मत करो। और फिर वो एक टेक्निक का यूज करते हैं जिसकी वजह से उसके सीनियर मार्शल सिस्टर अपना होश खो देती है और एक अजीब सी स्माइल कर रहे होते हैं। उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता है। यह देखकर हानली भी काफी हैरान हो जाता है कि ये कौन सी टेक्निक है। वो पूछता है नानगुनवान से। तो जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा है जाकर उसे पहले देख ले, नहीं तो आगे स्टोरी समझ नहीं आएगी। तो अब आगे जैसे नानगुनवान हानली का सवाल सुनती है तो वह कहती है स्माइल करते हुए कि ये मेरे डिवाइन इनकार्नेशन लाइट टेक्निक है, जिसके अंदर अगर कोई ट्रैप हो जाता है वो एस्केप नहीं कर सकता, चाहे वो एक नेशन सोल का कल्टीवेटर ही क्यों ना हो। अगर वो अपने बॉडी को छोड़कर भी वहां से भागना चाहे सिर्फ नेशन सोल से, तब भी वो कामयाब नहीं हो पाएगा। और इस टेक्निक में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग गुमराह करने वाला इफेक्ट भी होता है, जिसकी वजह से मेरी सीनियर मार्शल सिस्टर कुछ वक्त के लिए अपने होश खो चुकी हैं। इस तरह से उन्हें मारने से बच जाएंगे। यह सुनकर हानली कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि वो इतना ज्यादा क्यों डर रही थी इस टेक्निक से। यह टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक है। अगर अच्छे से यूज कर लिया तो नेशन सोल का ट्विटर भी नहीं बच सकता। फिर हानली थोड़ा दिखाते हुए कहता है कि अगर इसे जिंदा नहीं छोड़ना होता तो इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पर हानली के कहने का मतलब साफ था, वो पहले ही इसे खत्म कर देता। जिसको सुनकर नानगुनवान उसे इग्नोर करती है और कहती है कि मैं अपनी सीनियर मार्शल सिस्टर को मार नहीं सकती। वो मास्केट मून सेट की ग्रैंड एल्डर है। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, जिसकी वजह से सेट पे बहुत ही ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर सीनियर सिस्टर को भी मार दिया तो ये सेट बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाएगा। मुझे अपने पुराने सेट का एहसान चुकाना है, इसलिए मैं इसे जिंदा छोड़ दे रही हूँ। हानली हल्की से स्माइल करते हुए कहता है जो भी हो, तुम्हारे सीनियर सिस्टर ने तुम पे अटैक करने की कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। यह सुनकर नानगुनवान काम टोन में बोलती है कि वो सब मायने नहीं रखता, वैसे भी मैंने अब इसे छोड़ ही दिया है और इस सेट का जो भी कर्ज मुझ पे था उसे चुका दिया है। और ऐसे भी उसके पास ब्लड डेविल स्वॉर्ड जैसे डेंजरस आर्टिफैक्ट थी, अगर थोड़ा से भी हम गलती करते तो हम दोनों मुश्किल में पड़ सकते थे। यह सुनकर हानली कॉन्फिडेंट स्माइल में बोलता है कि कोई बात नहीं, वह स्वॉर्ड भी मुझे हर्ट नहीं कर सकती थी। अब चलो रिस्ट्रिक्शन मेंडेलियन लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। और तभी फॉक्स गर्ल ने उस पर्पल नेट को तुरंत हटा दिया और जिसके बाद नानगुनवान आगे बढ़ती है और अपने सीनियर मास्टर सिस्टर के बॉडी पर कुछ रिस्ट्रिक्शन सील लगाती है। फिर उसने उसके स्टोरेज बॉक्स को खोला और एक बैड लाइट के साथ सभी मैजिकल आइटम जमीन पर गिर गए। यह देखकर हानली थोड़ा क्यूरियस होता है, वह उन आइटम के पास जाता है, लेकिन तभी नानगुनवान ने हर्ट कंस्ट्रेनिंग रिस्ट्रिक्शन मेंडेलियन को उठाया और मुस्कुराते हुए कहती है कि यह रहा हमारा टारगेट। वहीं हानली एक छोटी सी ब्लैक रिंग को उठाता है, जिसे देखकर नानगुनवान कहती है कि वे तो बस एक ऑर्डिनरी रिंग लग रही है, तुम्हें उसमें क्या दिख रहा है। हानली हल्का स्माइल करते हुए बोलता है कि ये देखो। उसने अपने पाउच से एक जेड बॉक्स निकाला जिसमें एक एग्जैक्टली सेम ब्लैक रिंग थी। ये जेड बॉक्स वही था जो हानली ने कुछ एपिसोड पहले एक मास्टर चांगुन के गेम में पाया था। वहीं पर नानगुनवान वह दोनों रिंग को देखकर सरप्राइज हो जाती है और बोलते हैं कि दोनों बिल्कुल सेम है। हानली दोनों रिंग को कंपेयर किया, फिर बॉक्स बंद करके अपने पाउच में रख लिया। यह देखकर नानगुनवान ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि एक छोटी सी स्माइल के साथ वो सीनियर मास्टर सिस्टर के पास पहुंच जाती है। वे अपने हाथ से एक रेड ग्लो को निकालती है और अपने सीनियर मास्टर सिस्टर के हेड पर रख देती है। थोड़ी देर तक उसने आंखें बंद रखी और जब खोली तो उसके हाथ में एक ब्लड डेविल स्वॉर्ड थी। नानगुनवान बिना हेजिटेट किए उस स्वॉर्ड को हानली की तरफ फेंक देती है और बोलती है कि ये डेविलिश आर्टिफैक्ट बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, मैं इसे यूज नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारा गोल्डन लाइटिंग इसे कंट्रोल कर सकता है, इसलिए तुम इसे संभाल कर रखो, ये तुम्हारे काम आ सकता है। हानली उस ब्लड डेविल स्वॉर्ड को देखता है। हानली को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन उसे इतना जरूर मालूम था कि ये स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और एक डेविलिश की को रिलीज करती है, जिसकी उसे बैकलैश भी आ सकता है। इसलिए उसने बिना देर किए उसे अपने स्टोरेज पाउच में रख लिया ताकि उसका असर नानगुनवान पे ना पड़े। और हानली चाहता था कि वो ऐसी खतरनाक चीजें कभी ना यूज करे। वहीं पर बाकी जो आइटम थे जैसे लाइट स्टेसिस मिरर और कुछ और ट्रीजर जो कि काफी वैल्यूएबल थे, लेकिन नानगुनवान उन्हें लेने की कोई भी इरादा नहीं रखती थी। लगता था कि वो अपनी सीनियर मास्टर सिस्टर के लिए थोड़ा सा रिस्पेक्ट छोड़ना चाहती थी। वैसे भी लाइट स्टेसिस मिरर उसके सीनियर मास्टर सिस्टर की वजह से फेमस हुआ था। अगर लोगों को पता चल गया कि अब वो मिरर उसके पास नहीं है तो काफी मुसीबत आ सकती है मास्केट मून सेट के ऊपर। और तभी नानगुनवान उस रिस्ट्रिक्शन तालिस्मान को अपने हाथे से दबाती है और क्रश कर देती है। उस तालिस्मान से एक ब्लैक की निकलती है जो गायब हो जाती है। जैसे वो रिस्ट्रिक्शन खत्म हुआ, नानगुनवान के चेहरे पर एक प्यारी से स्माइल आ जाती है। वह कहती है स्माइल करते हुए कि हार्ट कंटेनिंग रिस्ट्रिक्शन अब डिसॉल्व हो चुका है, लेकिन जाने से पहले मुझे अपने सीनियर मास्टर सिस्टर के लिए एक मैसेज छोड़ना होगा। हानली ऐसे उनका थोड़ा भी मना नहीं करता। नानगुनवान ने एक व्हाइट जेट स्लिप निकाली और वे जेट स्लिप हल्का सा ग्लो करता है और उसके अंदर नानगुनवान ने अपने स्पिरिचुअल सेंस भेजी और मैसेज को रिकॉर्ड कर दिया और फिर उस जेट स्लिप के बाकी के सामान के साथ रख दिया। फिर सभी आइटम को एक साथ वो आईसी वुमन के स्टोरेज पाउच में डाल देती है और वापस उसके कमर पे उस स्टोरेज पाउच को लगा देती है। फिर नानगुनवान हल्का सा शर्माते हुए हानली की तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि चलो अब चलते हैं। मेरी सीनियर मास्टर सिस्टर अभी भी मेरे डिवाइन इनकार्नेशन लाइट की इफेक्ट में है, उन्हें होश में आने में कम से कम एक दिन लगेगा। हानली जैसे नानगुनवान के जेंटल एक्सप्रेशन को देखता है उसका दिल एक पल के लिए रुक जाता है। वे नानगुनवान को धीरे से अपनी ओर खींचता है और अपने बाहों में पकड़ लेता है और दोनों एक स्ट्रीक ऑफ लाइट में हॉल के बाहर निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद वे लेइंग
बॉर्डर के पास एक छोटे से माउंटेन के नीचे नानगुनवान और हानली खड़े होते हैं, जहाँ पर नानगुनवान गुस्से से कहती है कि ये क्या मतलब है, तुम मुझे अकेला ड्रिफ्टिंग क्लाउड तक जाने को क्यों कह रहे हो। यह सुनकर हानली काम टोन में बोलता है कि मेरी कॉन्क्यूबाइन और मेरे सीनियर मास्टर सिस्टर लू अभी भी सोरिंग हेवन सिटी में है, शायद मुलान इन्वेजन के कारण कुछ हो गया होगा। मैं उन दोनों को ऐसे नहीं छोड़ सकता, मुझे वापस जाकर उन्हें चेक करना ही होगा। यह सुनकर नानगुनवान हल्का सा नाराज हो जाती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अकेली नहीं जाऊंगी मैं ड्रिफ्टिंग क्लाउड से। यह सुनकर हानली प्यार से समझाता है कि वानर, तुम मास्क एंड मून से नेशनल सोल कल्टीवेटर हो, 9 नेशन यूनियन के कई सारे बड़े कल्टीवेटर तुम्हें पहचान लेंगे। मैंने तुम्हें पेरेंट्स एक्सचेंज टेक्निक सिखाई है, लेकिन अगर कोई तुमसे ज्यादा पावरफुल हुआ तो वे आसानी से तुम्हारे रियल फेस को देख लेगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम पहले ड्रिफ्टिंग क्लाउड से लौट जाओ। यह सुनकर नानगुनवान हल्का से चिढ़ती है, फिर चिंता भरी आवाज में बोलती है कि लेकिन तुमने तो मास्क एंड मून सेक्ट और फ्लेमिंग माइंड सेक्ट दोनों को नाराज कर दिया है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम सोरिंग हेवन सिटी अकेले जा रहे हो। यह सुनकर हानली हंस पड़ता है, वो कहता है कि चिंता मत करो, तुमने क्या मेरी पावर को देखा नहीं है क्या। हाँ, मैं मानता हूँ कि हेवनली साउथ में मेरे से ज्यादा पावरफुल लोग हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जो मुझे मार सकते हैं या मुझे रोक भी सकते हैं। मैं ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का एल्डर हूँ और मुलान इन्वेजन के टाइम मुझसे कोई पंगा लेना नहीं चाहेगा, और वैसे भी मुझे लगता है कि तुम्हारे सीनियर मास्टर सिस्टर ने तुम्हारी बात माननी होगी, तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। यह सुनकर नानगुनवान थोड़ा देर सोचती है और फिर सीज करते हुए और थोड़ा नखरा दिखाते हुए कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, इसलिए मैं तुम्हारी बात मान ले रही हूँ, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें कुछ चीज देती हूँ, तुम थोड़ा देर रुको। यह कहकर वो अपने स्टोरेज पाउच से एक स्कार्फ को निकालती है और हानली को दे देती है। हानली उस स्कार्फ को लेता है, उसमें से एक अजीब स्पिरिचुअल की एनर्जी निकल रही होती है। वह पूछता है कि यह क्या चीज है। नानगुनवान तब स्माइल करते हुए प्यार भरे लफ्जों में कहती है कि यह एक पुराना टीजर है जो मुझे एक जर्नी के दौरान पे मिला था, ये तुम्हारे थॉट्स के हिसाब से चल सकता है, ये तुम्हारे जर्नी में अगर कोई डेंजर आ जाता है मुझे लगता है कि यह तुम्हारे काफी काम आएगा। यह सुनकर तो हानली कुछ देर के लिए नानगुनवान की आंखों में खो जाता है, उसे ही देखता रहता है। वहीं पर जब नानगुनवान यह देखती है तो वो थोड़ा शर्मा जाती है। वहीं पर हानली मुस्कुराते हुए उस कप को अपने स्टोरेज पाउच में रख लेता है। फिर नानगुनवान स्माइल करते हुए एक और चीज निकालती है, एक चमकदार लाल जेड पेंडेंट, और वो कहती है कि ये एक फायर रिपेलिंग ऑर्नामेंट है, ये मेरे पर्सनल टोकन है। मैंने जनरली डिसाइपल नहीं लिया था, लेकिन कभी कभी शौक के तौर पर कुछ स्टूडेंट को ट्रेन किया था, उनमें से 2 डिसाइपल सोरिंग हेवन सिटी में है जो शॉप चला रहे हैं, अगर तुम्हें उनकी हेल्प चाहिए हो तो ये उन्हें दिखा देना, वे बिना सवाल किए तुम्हारा ऑर्डर जरूर मानेंगे। फिर उसने दोनों डिसाइपल का नाम धीरे से हानली के कानों में बोलती है। वहीं पर हानली के दिल में एक वार्म फीलिंग आ जाती है, काफी सालों बाद उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका है और उसके लिए कंसर्न फील कर रहा है। फिर सीन कट होता है और 1 महीने बाद हानली को हम देखते हैं सोरिंग हेवन सिटी के बाहर। रास्ते में उसे कुछ कल्टीवेटर से पता चला कि बुलान प्लांस के साथ वार शुरू हो चुकी है। 3 बार लगातार 9 नेशन यूनियन को हार का सामना करना पड़ चुका है, उन्हें बड़े बड़े स्वेल फॉर्मेशन का सहारा लेना पड़ा अपने बॉर्डर को बचाने के लिए। ये वार बिल्कुल उनके खिलाफ जा रही होती है। यह सुनकर हानली थोड़ा सीरियस हो जाता है, लेकिन किसी के पास भी डिटेल न्यूज नहीं थी, इसलिए फिर वो आगे बढ़ जाता है और स्टेट और यू में घुसते उसे ज्यादा पता चलता है कि मुलान स्पिल वॉरियर ने कई सारे ह्यूज बीस्ट को पाल लिया था, जिनसे अटैक करवा के उन्होंने 9 नेशन यूनियन को बार बार पीछे ढकेल दिया था। यह सुनकर हानली हैरान हो गया था और वह तुरंत अपनी स्पीड को बढ़ा देता है सोरिंग हेवन सिटी की तरफ। जब वो वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि शहर का फ्लाइट रिस्ट्रिक्शन हट चुका था, लेकिन साथ ही ग्रेटर लाइट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेशन के रिस्ट्रिक्शन को भी एक्टिव कर दिया गया था। हानली एक गहरी नजर डालता है पूरे शहर के ऊपर, फिर गेट की तरफ चल देता है। वहां पर 8 कल्टीवेटर गार्ड कर रहे होते हैं, उनमें से एक और फॉर्मेशन का एल्डर था, बाकी सभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के थे। जैसे ही हानली उन लोगों के पास आया, एक एल्डर उससे पूछताछ करने के लिए जा रहा था, लेकिन जैसे उसने हानली के स्पिरिचुअल सेंस को स्कैन किया, उसके चेहरे पर तुरंत शॉक आ गया और वो ओल्ड मैन तुरंत वो करने लगता है और बोलता है कि स्वागत है सीनियर आपका, क्या सीनियर आप मीटिंग अटेंड करने के लिए आए हैं, कृपया आप अपना नाम बताइए, क्योंकि रूल के हिसाब से मुझे रजिस्टर करना होगा सीनियर। हानली शांत आवाज में पूछता है कि टीटीएस मीटिंग ये क्या होता है। यह सुनकर ओल्ड मैन थोड़ा हैरान होता हुआ कहता है, सीनियर क्या आप टीटीएस मीटिंग में नहीं आए हैं, क्या आप एक रोग कल्टीवेटर हैं। तब हानली कहता है, नहीं मैं हेवनली दाओ अलायंस का कल्टीवेटर हूँ। तब वह ओल्ड मैन हानली को बताता है कि मुलान क्लैंस के अटैक के बाद 9 नेशन यूनियन उन्हें रोक नहीं पा रही है, इसलिए सभी सेक्ट और पावर्स मिलकर टीटी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। अगर सीनियर आप हेवनली दाओ अलायंस के हैं तो सीनियर आप प्लीज मुझे अपना नाम बताइए और सिटी में इंटर कर सकते हैं। यह सुनकर हानली कोल्ड आवाज में कहता है कि मैं ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेट का हानली हूँ, और हानली अंदर से सोचता है कि यह लगता है ये सफर आसान नहीं होने वाला है। ओल्ड मैन यह सुनकर बिना कुछ वेरीफाई किए तुरंत रास्ते से हट जाता है, वह हानली को अंदर जाने देता है। हानली सिल हिलाता है और शांति से सिटी के अंदर चला जाता है। शहर के अंदर लोग पहले से बहुत कम थे और सभी के चेहरे पर चिंता थी, क्योंकि वॉर की खबर सभी को मिल चुकी थी। हानली सीधा अपने पुराने रेसिडेंस की तरफ गया, उसने अपने स्पिरिचुअल सेंस से स्कैन किया। दूसरी फ्लोर पर एक हल्का सा स्पिरिचुअल की महसूस हुआ, वह मुंहपुलिंग थी।
हार्ली के चेहरे पर एक हल्का सा स्माइल आ जाता है और वो तुरंत रिस्ट्रिक्शन को तोड़ते हुए रेजिस्टेंस के अंदर घुस जाता है। जैसे ही मुपलिंग ने देखा कि हार्ली वहाँ पर आ चुका है तो उसकी आंखें चमक उठती है। वो कहती है कि तुम वापस आ गए। यह सुनकर हार्ली कहता है क्या हुआ मुपलिंग, तुम और सीनियर मार्शल बदल लू अब तक यहाँ पर क्यों हो? हमने डिसाइड किया था तुम लोग वापस चले जाओगे ड्रिफ्टिंग क्लाउड से अगर मैं वापस नहीं आ पाया तो। लेकिन फिर वो मुपलिंग को स्कैन करता है। वो स्माइल करते हुए बोलता है कि लेकिन मुझे नहीं लगता था कि तुम इतनी जल्दी अपने बॉटल लॉक को तोड़ दोगी। कांग्रेचुलेशन, अब तुम मिड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज की कल्टीवेटर हो। यह सुनकर मुपलिंग के चेहरे पे एक हल्की से स्माइल और चमक आ जाती है और वो कहती है ये सब तुम्हारे दिए गए हुए मेडिसिन पिल का कमाल है, वरना मैं अपने बॉटल को इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकती थी। उसकी आवाज में काफी एक्साइटमेंट होती है। यह देखकर हार्ली के दिल में एक अजीब सी फीलिंग महसूस होती है। लेकिन फिर वो कैजुअली पूछता है कि तो बताओ तुम दोनों अभी तक सोरिंग हेवन सिटी में क्यों रुके हो? क्या ये सब मुलान प्लान्स के इस अटैक से रिलेटेड है? यह सुनते ही मुपलिंग हल्का सा हिचकिचाते हुए कहती है कि तुम सही कह रहे हो, हम दोनों ट्रेड फेयर के बाद निकलने वाले थे लेकिन तभी मुलान स्पेल वॉरियर ने यहाँ पर अटैक कर दिया और सब कुछ बदल गया। सीनियर लू जो हेवनली द अलायंस का नेशनल सोल कल्टीवेटर है, इसकी वजह से उन्हें यहाँ पर रुकना ही पड़ा मीटिंग में शामिल होने के लिए और सभी सेट के साथ प्लान बनाने के लिए, और मैं भी उन्हीं के साथ यहाँ पर रुक गई। तब यह सुनकर हार्ली कहते हैं कि अच्छा तो ये वजह है, मैं तुम्हें दोस्त नहीं दे रहा हूँ, वैसे भी सीनियर मार्शल बदल लू अब कहाँ है। यह सुनते ही मुपलिंग हार्ली को बताने जा रही होती है लेकिन तभी बाहर से एक जवान आदमी की आवाज सुनाई देती है। वह कहता है कि फिलोदाइस्ट मूव, क्या आप यहाँ पर है? मैं बाइसूजन हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हार्ली ने तुरंत अपने स्पिरिचुअल सेंस से स्कैन किया और देखा कि एक कोर फॉर्मेशन लेवल का यूथ बाहर खड़ा था जो कि देखने में स्कॉलरली दिखने वाला था। फिर हार्ली कूल टोन में बोलता है कि ये कौन है, लगता है तुमने नए दोस्त बना लिए हैं। जैसे मुपलिंग यह बात सुनती है तो उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज तुम गलत मत समझो, ये हेवन पीक सेट का एक एल्डर के डिसाइपल है। कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात इससे हुई थी, कुछ दिनों पहले मेरी इससे मुलाकात हुई थी और तभी से ये मुझे परेशान कर रहा है। मैं इसे कई बार मना कर चुकी हूँ लेकिन ये बात नहीं मान रहा है। मैं यह भी कह चुकी हूँ कि मैं आकी कौन की बाइन हूँ लेकिन फिर भी ये नहीं मानता। तुम चिंता मत करो, मैं अभी इसे भगाती हूँ। लेकिन हार्ली उसे रोक देता और कहता है कि तो ऐसी बात है, या सीनियर मास्टर बदल लू को इसके बारे में पता है? यह सुनकर मुपलिंग को काफी रिलीफ महसूस होता है। वह सुकून को सांस लेती है और कहती है कि हाँ उन्हें मैंने ये बताया था, लेकिन सीनियर लू उसके सेट के एल्डर को पहचानते हैं और उनसे थोड़ा डरते भी है, इसलिए उन्होंने मुझे खुद ही हैंडल करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि जब आप वापस लौटेंगे तो आप ये मामला सुलझा लेंगे। यह सुनकर हार्ली कुछ देर के लिए चुप रहता है, फिर ठंडी से स्माइल के साथ कहता है कि हेवन पीक से राइचस दाओ अलायंस के 4 बड़े सेक्टर में से एक है, इसलिए सीनियर मार्शल बदल लियो इतना ज्यादा केयरफुल है। लेकिन छोटे से कोर फॉर्मेशन कितनी ज्यादा हिम्मत। यह कहकर हार्ली शांत हो जाता है और कहता है कि मेरे साथ चलो। वहीं पर मुपलिंग यह देखकर अपने सिर को नोट करती है और चल देती है साथ में। हार्ली सीधा नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाता है, मुपलिंग उसके पीछे पीछे जाती है और जैसे वो दोनों बाहर निकलते हैं वो देखते हैं एक लड़के को, बाइसूजन। पहले तो वो स्माइल करता है लेकिन जैसे उसने हार्ली को देखा उसके चेहरा तुरंत बदल गया और उसके चेहरे पर थोड़ा डर आ गया। वहीं पर मुपलिंग हार्ली के बिल्कुल पीछे खड़ी होती है। बाइसूजन की आंखें इधर उधर घूम रहे होते हैं। तभी हार्ली ठंडी आवाज में पूछता है कि तुम हेवन पीक सेट के डिसाइपल हो? यह सुनते ही बाइसूजन ने अपने कंपोजर को वापस पाने की कोशिश करता है और बोलता है कि हाँ सीनियर, मैं हेवन पीक सेट का एक एल्डर ल्यू का डिसाइपल हूँ। और यहाँ पर एक नोट, ये एल्डर ल्यू बाइसूजन का मास्टर है, लेकिन हार्ली के भी सीनियर मार्शल बदल का भी नाम लूस आता है, लेकिन दोनों अलग हैं। और फिर बाइसूजन कहता है कि आप सीनियर हान हैं। यह सुनकर हार्ली कोल्ड वॉइस में बोलता है कि बताओ तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? मैंने सुना कि तुम मेरे कॉन्क्यूबाइन को परेशान कर रहे हो, क्या यह सच है? वहीं पर मुपलिंग यह सुनकर काफी शॉक हो जाते हैं क्योंकि हार्ली का टोन बहुत ज्यादा कोल्ड था। यह सुनकर बाइसूजन की फट जाती है लेकिन उसके पास एक बैकअप था, इसलिए वो मुस्कुराते हुए कहता है कि सीनियर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दरअसल मेरे मास्टर आपसे मिलना चाहते थे लेकिन आपका कोई पता ही नहीं चल रहा था, इसलिए मुझे भेजा गया यहाँ पर। और हाँ, मैं फिलोदाइश मुंह को परेशान नहीं कर रहा, मैं उन्हें सच में पसंद करता हूँ। अगर आप अपनी अनुमति दे देते तो मैं आपका एहसान पूरी जिंदगी तक नहीं भूलूंगा। यह सुनकर हार्ली कोल्ड वॉइस में हंसता है और कहता है कि शुक्रिया, आज का तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं अपनी कंक्यूबाइन को किसी को नहीं देता और न ही मैं तुम्हारे सेक्स से डरता हूँ। तो बताओ तुम मुझे यहाँ पर ढूंढने आए हो या कोई और मकसद है तुम्हारा? यह कहकर हार्ली की आंखें एकदम कोल्ड हो जाती है और एक खाली स्थान पे वो देखता है और फिर हार्ली हल्का सा स्माइल करता है और अपनी बॉडी से एक जबरदस्त स्पिरिचुअल प्रेशर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से बाइसूजन पीछे हट जाता है लेकिन उसके पैर इतने ज्यादा कमजोर थे कि वो घुटनों पर तुरंत आ जाता है। उसने खुद को रोकने की काफी कोशिश की लेकिन उसकी सारी कोशिश एकदम नाकाम हो जाती है। उसका शरीर तुरंत दब जाता है जैसे कि उसके ऊपर कोई पहाड़ गिर गया हो। लेकिन तभी एक वाइट फिगर सामने आता है जो सफेद क्लोथ को पहने हुए होता है। एक बुढ़ा आदमी होता है जिसके सारे बाल सफेद होते हैं। उसने बाइसूजन के कंधे पर हाथ रखा और तुरंत सारा प्रेशर वहां से गायब हो गया। हार्ली बस उसे देख रहा होता है लेकिन कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि बोलता तो वो बुढ़ा है। वो कहता है कि फिलोदाइश ठान, कृपया आप गुस्सा मत करो, मेरा डिसाइपल सिर्फ मेरे कहने से यहाँ पर आया था, मैं खुद आपसे मिलना चाहता था। यह सुनते ही हार्ली अपना एक्सप्रेशन काम करता है लेकिन वो कहता है कि अच्छा तो अब तुम कौन हो और मुझसे मिलने की इतनी ज्यादा क्या जरूरत पड़ गई? मुझे नहीं
आता है कि मैं तुम्हारे सेट के बारे में जानता हूँ या तुमसे कभी मिला हूँ। यह सुनकर वो बुढ़ा से स्माइल करता रह जाता है और कहता है कि मैं लू वेयांग हूँ, हेवन पीक सेट का एक एल्डर, और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन यह जगह बात करने के लिए ठीक नहीं है, और अगर आप वजह जानना चाहते हो तो रात को यहाँ पर मीटिंग होने वाली है, तुम वहाँ पर आ जाना, जिसके बाद तुम सब समझ जाओगे। यह कहकर उसने ग्रीन जेट स्लिप को हानली की तरफ फेंका। हानली तुरंत उसे पकड़ लेता है जुरा मिस्ट से और अपने स्पिरिचुअल सेंस से स्कैन किया। उसमें एक जगह लिखी थी जो था मीटिंग का लोकेशन। जब हानली ने ऊपर देखा तो वे दोनों ओल्ड मैन और बायसूजन वहाँ से जा चुके थे। यह देखकर हानली थोड़ा सोचता है, फिर कहता है कि इन्हें देखकर लगता है कि इन्हें मेरे बारे में पता नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ। ये सोच रहे हैं कि मैं इस सिटी में कहीं पर था। हानली फिर डिसाइड करता है कि इस बात को छोड़ते हैं। फिर वो मिपलिंग के साथ वापस अंदर गया। हानली ने शांत आवाज में पूछा कि सीनियर मास्टर बदल लू अब कहाँ है। यह सुनते ही मिपलिंग तुरंत जवाब देती है कि सुना है कि वार की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से सीनियर मास्टर लू को अभी बाकी सेट के साथ मीटिंग करना पड़ रहा है। जिसे सुनते ही हानली क्यूरियसली पूछता है कि कहाँ पर वो मिल रहे हैं। तब मिपलिंग कहती है कि सोरिंग हेवन सिटी के ऑफिशियल हॉल में। सुना है वहाँ पर सिर्फ नेशनल सोल कल्टीवेटर ही जा सकते हैं जो कि बड़े सेट से बिलोंग करते हैं। क्या तुम भी वहाँ पर जाना चाहते हो? यह सुनते ही हानली याद करता है कि सिटी के हॉल में सिर्फ एक ही बड़ा पैलेस था जहाँ पर काफी बड़े बड़े पावरफुल रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे। हानली कहता है ठीक है, मैं देखने जा रहा हूँ कि आखिर स्पेल वॉरियर का मामला क्या चल रहा है और आखिर क्या फैसला होने वाला उस मीटिंग में। तुम यहीं पर रहना, बिना वजह से बाहर मत जाना। यह कहकर हानली वहाँ से तुरंत निकल जाता है। वे ऑफिशियल हॉल सिटी के एकदम सेंटर में था, एक साधारण सी बिल्डिंग जो देखने में बहुत ही ज्यादा आम थी लेकिन बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शन से घिरी पड़ी थी। और अब जब मुलान ने अटैक कर दिया तो 9 नेशन यूनियन के कल्टीवेटर और काफी बड़े बड़े पावर यहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे। हानली गेट पर पहुंचता है और अपना नाम बताता है। गार्ड ने तुरंत उसकी कल्टीवेशन महसूस कर ली और उसे रिस्पेक्टफुल टोन में वो करते हुए कहते हैं सीनियर हान, कृपया आप मेरे साथ चलिए। हॉल के अंदर सिर्फ कुछ ही नेशन सोल के कल्टीवेटर बैठे थे, शायद एक डजन के बराबर। हानली ने सोचा था कि यहाँ पर काफी ज्यादा लोग होंगे, लेकिन फिर वो समझ जाता है कि यहाँ पर सभी सेट के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, इसलिए यहाँ पर काफी ज्यादा कल्टीवेटर नहीं है। और तभी हानली की नजर उसके सीनियर ब्रदर के पास बैठे चाइल्ड फायर ड्रैगन में पड़ती है, जिसे वो देखकर हल्के से स्माइल देता है और पूरे हॉल में एक नजर डालता है। तभी हानली की नजर एक ओल्ड मैन येलो रोब कल्टीवेटर पर जाकर टिक जाती है और उसका दिल एक पल के लिए रुक जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि येलो मैपल वैली का मार्शल एंसेस्टर लिंगू था। और जैसे उस ओल्ड मैन लिंगू की नजर हानली पर पड़ती है, उसके चेहरे पर कोई भी रिएक्शन नहीं था, ना मुस्कुराहट ना हैरानी, बिल्कुल ब्लैंक। पता नहीं वो अपनी फीलिंग को छुपा रहा था या सच में उसने अपने पुराने सेट के डिसाइपल को पहचाना ही नहीं। और हानली फिर अपनी नजर को हॉल में फैलाता है। सेंटर में पर्पल फेस के साथ एक ओल्ड मैन बैठा था, उसके पास में एक रॉयल सी रोब पहने हुए बहुत ही ज्यादा एक खूबसूरत लड़की बैठी होती है। जैसे ही हानली ने अपने स्पिरिचुअल सेंस से उन दोनों को देखा तो उसका दिल थोड़ा सा हिल गया। दोनों मिड नेशन सोल के कल्टीवेटर थे और ये वही लोग थे जो 9 नेशन यूनियन के मेन रिप्रेजेंटेटिव थे। हानली बाकी लोगों को भी देखता है और सभी लोगों की नजर भी हानली पर होती है। उनमें से ज्यादातर लोग हानली के फेस को ही देखकर हैरान थे, क्योंकि हानली बहुत ज्यादा यंग था और एक मेल कल्टीवेटर को अपने पेरेंट्स को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा कठिन काम होता है कल्टीवेटर की दुनिया में। तभी हानली के मार्शल ब्रदर ने स्माइल करते हुए कहा कि जीनियर मास्टर ब्रदर हान, तो तुम आ ही गए, आओ बैठ जाओ। हम अभी सेट मास्टर वू के साथ मुलान इन्वेजन पर बात कर रहे थे। चाइल्ड फायर ड्रैगन भी हल्के से स्माइल के साथ ग्रीटिंग देता है। हानली भी हल्की से स्माइल देकर अपनी सिल को हिलाता है और सभी कल्टीवेटर को रिस्पेक्टफुली सैल्यूट करते हुए अपने सीनियर मास्टर ब्रदर लू के साथ बैठ जाता है। उसके सामने एक पर्पल फेस वाला कल्टीवेटर था। वो हानली की तरफ देखता और बोलता है कि तो तुम ड्रिपिंग क्लाउड सेट के फिलो दाइस्तान हो। मैं लीव सेट का व्यूपिंग हूँ। अभी मुझे ब्रदर लू ने बताया है कि तुम सिर्फ 200 साल की कल्टीवेशन के बाद नेशनल सोल के स्टेज पर पहुंच गए। ये काफी कमाल की बात है। तुम तो हेवनली साउथ के सबसे बड़े जीनियस निकले। आप आगे जाकर जरूर गेट दाव पर बहुत ही ज्यादा बड़ा नाम कमाओगे। यह सुनते ही हानली पोलाइटली कहता है कि सेक्ट मास्टर वू, आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक फ्लूक के साथ यहाँ पर पहुंच पाया हूँ। गेट दाव की बातें करना मेरी बस की बात नहीं है। हानली ने अपनी टोन एकदम सिंपल रखी थी, लेकिन ज्यादा फ्रेंडली भी नहीं थी, क्योंकि लेफ्ट सेट भी एक बड़ा पावरफुल सेट था, फ्लोइंग माइंड सेट के बराबर। हानली की नजर फिर उसके पास खड़ी एक सुंदर मिडिल एज लेडी पर पड़ती है। उसने सोचा कि अगर ये पर्पल फेस वाला आदमी सेक्ट मास्टर वू है तो ये वुमन जरूर फ्लोइंग माइंड सेट की कोई बड़ी कल्टीवेटर ही होगी। और जैसे उसने यह सोचा वैसे ही वुपेंग ने कहा कि ये लेडी की है फ्लोइंग माइंड सेट से, अब से ये मेरे साथ मिलकर 9 नेशन यूनियन के अफेयर को हैंडल करेंगी। और फिर वो हानली का इंट्रोडक्शन सभी के साथ करवाता है। और जब उस ओल्ड मैन लिंगू के नाम आता है तो उसने सिर्फ एक छोटी सी रिप्लाई दी, एकदम बिल्कुल नॉर्मल टोन में, लेकिन उसने हानली से कुछ भी नहीं कहा। इंट्रोडक्शन के बाद मोपेंग का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया, जिसके बाद मोपेंग कहता है कि चलो अब बात करते हैं उसके बारे में जिसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।